पे ऊपर। हाँ, बिल्कुल दीप। इनफैक्ट ये स्टॉक में तो एक कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है दीप। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वेरी नियर टर्म 5900 तक के लेवल जब तक होल्ड कर रहा है, ये स्पॉट लेवल से दीप, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक अप ट्रेंड कंटिन्यू देखने मिलेगा। रिसेंट जो ब्रेकआउट आया 5800 के ऊपर, उसके बाद अब नया शॉर्ट टर्म इमीडिएट बेस बन रहा है 5900 का। आई थिंक इसके जो चैनल टारगेट्स है वो लगभग 6300 के निकल कर आ रहे हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अच्छा है ऑन द लॉन्ग साइड। चलिए, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अच्छा है ऑन द लॉन्ग साइड, कोई परेशानी वहां पर आपके लिए नहीं आ रही है। गुजरात गैस में भी आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है, 1.5% ऊपर है। वागले साहब, गुजरात गैस इसके चार्ट पर कोई राय सर? 546 का लेवल। दीपांशु, इसमें एक कंसोलिडेशन है लगभग 540 के लेवल पे, 540 550 ये रेंज में है। बहुत ज्यादा मोमेंटम मुझे दिख नहीं रहा है। 550 अगर क्रॉस कर देता है फिर एक 10-15 रुपए की मूव आ सकती है। 565 का मेरा टारगेट होगा। इंट्राडे के लिए 550 के ऊपर ही लेना है, अभी कुछ नहीं करना है। तो इंट्राडे के लिए ये आप नजर रखिएगा, गुजरात गैस जहां पर आपको अच्छा एक्शन बन रहा है। आरती इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी है, चंबल फर्टिलाइजर भी अच्छा दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज तो भाग रहा है, बट डीएलएफ में भी आपको थोड़ा मोमेंटम इस समय बनते हुए दिख रहा है, तो ये एक और एक्टिव काउंटर रह सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील, इस पर भी खरीदारी है। एक बार जरा बंसल जी से जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट चेक लेते हैं। बंसल जी जरा देखें, फ्राइडे का टॉप गेनिंग सेक्टर था मेटल्स, आज फिर से दिग्गज मेटल शेयर्स में थोड़ा एक्शन दिख रहा है। जी दीपांशु, आज के सत्र में एक एक्शन देखने को मिल रहा है और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है। दीपांशु, जिनके पास है वो होल्ड करें। आज के जो लोज के स्टॉप लोज हैं 877 878 के, उसके लोज के साथ होल्ड की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 893 895। नई खरीदारी नहीं करेंगे दीपांशु, जिनके पास है वो होल्ड करें। नई खरीदारी मत करिए, अगर आपके पास है तो होल्ड करके चलिए। ब्लू डार्ट, इस पर भी अच्छा मोमेंटम है, 7200 का लेवल ब्लू डार्ट काउंटर क्रॉस कर रहा है। जैसा रेडार पर रखते हैं ब्लू डार्ट, पिछले हफ्ते से इसमें मूव आया, आई थिंक नतीजों का भी रिएक्शन इसमें प्ले आउट हो रहा है, बट 5% सर। नहीं, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक, और इनफैक्ट काफी करेक्टेड स्टॉक था, और ये सेक्टर भी बढ़िया लगता है और रिजल्ट्स भी बढ़िया थे, तो ये भी एक रीजन है। सो ओवरऑल आई फील कि इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और जिनको लेना है वो बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी अपना सकते हैं। बुलिश ऑन द सेक्टर, और ये लॉजिस्टिक्स और ये ट्रांसपोर्टेशन और जो ये लास्ट माइल डिलीवरी वाली जो सेगमेंट है, ये काफी हॉट सेगमेंट है, तो मुझे भी आगे आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा इनमें ग्रोथ दिखता है। और ओवरऑल प्रॉफिट की कैगर भी बढ़िया रही है कंपनी की, और फंडामेंटल्स बढ़िया है, प्रोमोटर का बैकग्राउंड स्ट्रांग है। सो ओवरऑल 750 के 7500 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। के 7500 7500 के टारगेट्स के लिए ब्लू डार्ट पर रखेगा नजर। पेटीएम, इसमें अच्छी खासी बिकवाली आ रही है। एक बार कुणाल जी से पेटीएम के चार्ट पर राय लेनी है। कुणाल जी, अपने 52 वीक लो से सिर्फ 30-35 रुपए दूर है पेटीएम, 4.5% का कट, सीओओ साहब ने इस्तीफा भी दिया है। एक बार जरा पेटीएम पर आपसे राय लूंगा चार्ट्स पर सर। देखिए, कंटिन्यूस अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है दीपांशु। एक ब्रेकडाउन भी चार्ट पर आया था, एक बड़ा अहम सपोर्ट था 425 के आसपास जो कि टूटा, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक लगातार नीचे फिसल रहा है। तो अब ये अनचार्टेड टेरिटरी में है नीचे की तरफ, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। एक बार जो रिसेंट लोज हैं वो टूट जाएं तो स्टॉक में आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल चार्ट पर कोई भी खरीदारी के संकेत नहीं है। मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, काफी समय लेगा, उसके बाद ही कोई मीनिंगफुल अपसाइड देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है अवॉइड करें बेहतर है। ओके, ये है आपके लिए पेटीएम, अभी तो खैर अवॉइड करना है। अच्छी खासी बिकवाली इस पर आ रही है। पीएसयू बैंक्स पर भी अच्छी खासी बिकवाली है। एसबीआई की अनिल जी ने बात करी, बैंक ऑफ बड़ौदा पर कट आपको बनते हुए दिख रहा है। एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर भी राय लेते हैं। वागले साहब जरा देखेंगे सर बैंक ऑफ बड़ौदा। दीपांशु, वीकनेस है, 270 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो अभी अभी ब्रेक हुआ है, यहाँ पर बेचा जा सकता है, थोड़ा बाउंस होगा, ऐड किया जा सकता है सेल पोजीशन में। मे बी 273 के ऊपर का स्टॉप लॉस बैठेगा, और टारगेट ऑन द डाउन साइड 260 होगा जो ब्रेक होना नहीं चाहिए, वहां पर सपोर्ट मिलना चाहिए। ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। कैनरा बैंक, मेहुल जी एक बार कैनरा बैंक के चार्ट भी देख लीजिए, इस पर भी प्रेशर आ रहा है, 3.5% का कट है इस समय फ्यूचर्स में। कैन बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे? दीपांशु, यहाँ पर 595 का एक सपोर्ट है,
वो अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत और बिकवाली देखने को मिल सकता है, 565 570 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 595 के स्टॉप लॉसेस को होल्ड करना चाहिए, साथ ही साथ एक बिगुल भी दीपांशु मेहुल जी के लिए BTST पहला बिगुल आज वही मैं बोला था, ओपनिंग के बाद का पहला बिगुल आज फाइनली मेहुल जी की तरफ से। शुरुआत हुई है मेहुल जी की खाता खुला। शुरुआत। मेहुल जी बताएं, करें ओपनिंग। अनिल जी, यहाँ पर थोड़ा सा आईटी में मुझे लग रहा है कि पुल बैक आ सकता है, साथ ही साथ टीसीएस में एक अच्छा परफॉर्मेंस है, आज 1.5% के करीब ऊपर है। मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए टीसीएस में। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, आज का डे होगा 3850 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 3900 के आसपास चल रहा है, तो 4000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। टारगेट्स के लिए टीसीएस पर करे खरीदारी। इनफैक्ट ये स्टॉक रेडार पर भी आ रहा था और निफ्टी को अच्छा सहारा दे रहा है। बैंक निफ्टी भी अब आपका संभल रहा है, 200 पॉइंट ऊपर आपका बैंक निफ्टी भी हो गया। तो इनिशियल डिप के बाद अब बाजार मोमेंटम में आ रहे हैं। तो जो अनिल जी ने कहा भी था, ओपनिंग पर खरीदारी कर सकते हैं, डिप पर ऐड जरूर करिएगा। आज डिप पर आपको मौका भी अच्छा खासा मिला है। गोदरेज कंज्यूमर बात करते हैं इस काउंटर की, आने वाले हैं इसके नतीजे। नूपुर हमारे साथ तैयार अनुमान के साथ। नूपुर बताइए कैसे रह सकते हैं नतीजे? अच्छे क्वार्टर की उम्मीद है गोदरेज कंज्यूमर से। मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कंपनी के आय में करीबन 5% की बढ़त लेके चल रहे 3,350 करोड़ के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 14% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। 731 करोड़ का यहाँ पे अनुमान है। मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट से सुधर के 22% हो सकते हैं। और मुनाफा भी देखें तो 14% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आ सकती है 514 करोड़ के आसपास। 5% की डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ का यहाँ पे अनुमान है। घरेलू कारोबार में 3.5% की वैल्यू ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। इंडोनेशिया कारोबार में 8% से ज़्यादा की ग्रोथ का अनुमान है। कंपनी के जो बाकी के कारोबार हैं उसमें भी 3 से 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स इंक्लूडिंग क्रूड डेरिवेटिव्स के दामों में गिरावट हमने देखी है। तो मार्जिन एक्सपेंशन ग्रॉस और एबिटा दोनों लेवल पर देखने को मिलेगा। तो अच्छे क्वार्टर की उम्मीद है गोदरेज कंज्यूमर से। मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट से 22% पहुंच सकते हैं। 200 बेसिस पॉइंट सुधरकर 22% तक मार्जिन जाने की उम्मीद गोदरेज कंज्यूमर में लेकर चल सकता है। अच्छे नंबर्स की उम्मीद। वैसे कंजम्पशन कंपनी के नंबर्स ठीक आ रहे हैं, बुरे नहीं हैं अब तक जो भी नंबर्स आए हैं। स्पेशली ब्रिटानिया भी आपने देखे हैं इस वीकेंड पर। आइए गोदरेज कंज्यूमर नतीजों से पहले कोई एक्शन बन सकता है क्या, जरा एक बार ये चेक कर लिया जाए। सुमित जी चार्ट्स देखने का करें कष्ट। वाकई में लग रहा है उन्हें कष्ट हो तो रहा है ना। मैंने तो फॉर्मेलिटी के लिए कहा था कष्ट करें, लेकिन सुमित जी को वाकई में कष्ट महसूस होता हुआ दिख रहा है। तो इस कष्ट को मैं शिफ्ट कर देता हूं बंसल जी को। बंसल जी के भी चेहरे पे कष्ट दिखा तो फिर किसी और के पास जाएंगे। जी बंसल जी बताएं चार्ट्स। नहीं अनिल जी, मुझे तो कष्ट नहीं अनिल जी। मैं तो इस तरीके की क्वेरीज को अनिल जी आई लव, जहां पर ना एकदम एग्जैक्ट लेवल्स पे अनिल जी चीजें पूछी जाती हैं। और जैसे जैसे पूछते हैं अनिल जी मौके पे चौका, लेवल टूटने पर अनिल जी सवाल पूछते हैं, उसी तरीके से आपका भी सवाल आया है। एक इंपॉर्टेंट नेकलाइन 1255 1260 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल इसने तोड़ा है। और टेक्निकली यहाँ पर 1288 1290 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास है होल्ड करें, जिनके पास नहीं है इन स्तरों पर 3-4 रुपए नीचे मिलता है तो खरीदें। एक अच्छा इंट्राडे बीटीएसटी के नजरिए से खरीदारी का कैंडिडेट है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर्स में खरीदारी करने की राय है। दिख रहा है मजबूत नतीजों के पहले राय बंसल जी की आती हुई। आइए राय ली जाए जय की भी। जय के लिए बिल्कुल है तैयार। जय जी बताइए जी। अनिल जी, बैंक निफ्टी का 49,500 का कॉल खरीदे अभी, दो पार्ट में खरीदे। अभी तो 258 पर ट्रेड कर रहा है नीचे, तो खरीदे 258 पर खरीदे। 258 के से अगर थोड़ा नीचे अगर अनिल जी आ जाता है, इन केस टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 220, सो ऐड कीजिएगा। अदरवाइज 258 पर तो खरीदे। 220 के आसपास अगर आता है तो और ऐड कीजिएगा। तो आपकी एवरेज अनिल जी अच्छी खासी हो जाती है, लगभग आपकी 240 के आसपास की एवरेज हो जाएगी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी के ऊपर में टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। 375 ये पहला टारगेट रहेगा 375 का, दूसरा टारगेट रहेगा 465 का। सो 375 465 ये दो टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी का 49,500 आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन
खरीदा, हालांकि सप्लाई जोन भी है, आई नो दैट, बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बने थे, एक अच्छी बढ़त हमें देखने मिल रही है, बैक बाय मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पीएसयू में डेफिनेटली थोड़ी बहुत बिकवाली है, बट अपार्ट फ्रॉम इसकी ज्यादा कुछ वेटेज खास पे और है नहीं बैंक निफ्टी पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा मूव आपको देखने मिल सकता है, बिकॉज ये बैंक निफ्टी का जो पिछला मूव हमने देखा था उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक अच्छा पार्टिसिपेशन था, डिस्पाइट कोटक में जो सेल ऑफ देखने मिला। फ्राइडे को एक हाई लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग जोर से देखने मिली, बट देन अदरवाइज तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ठीक ही कर रहे थे ओवरऑल। सो आई थिंक फिर से एक अप मूव आपको देखने मिल सकता है। डाउनसाइड मान लीजिए 49,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। आई मीन जब तक वो होल्ड कर रहा है, दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि फिर से हम 49,600 700 तक के लेवल्स यहाँ से हमें देखने मिले बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी नई चाल के लिए तैयार हो रहा है। 49,500 की एग्रेसिव कॉल पर खरीदारी आ रही है जय की तरफ से, बट मोर इम्पोर्टेंटली अनिल जी सही लेवल से बाजार घूमते हुए दिख रहा है। बैंक्स जो डिप दिखा रहे थे वहां से अच्छा रिवाइवल है 49,150 के ऊपर। निफ्टी 22,550 के ऊपर आ गया है। तो जो आप कह रहे थे कि ओपनिंग पर अगर डिप मिले मौके का फायदा उठाइए, अच्छी रिकवरी वहां से हो गई है सर। बिल्कुल होनी है दीप, पर देखिए यही वाली बात है कि और क्लियरली बोला था पहली डिप मिलेगी, क्योंकि शुक्रवार के फंसे हुए लोग एक बार बेचेंगे, बड़ा गैप मिला, देते हैं। आप देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट लेवल से मार्केट घुमा, इससे बढ़िया मार्केट आपको मिल ही नहीं सकता। 22,500 525 की रेंज में एक मौका और देगा। आजकल लोग 22,497 का है, राइट। बैंक निफ्टी 48,900 का स्टॉप लॉस दिया था, उसके ठीक वहीं से घूमा है, उसके पहले से घूम गया, ट्रिगर नहीं हुआ। सेम निफ्टी में 22,475 का स्टॉप लॉस दिया था, 22,500 के लेवल से घूम गया। वहां से आप देखिए बैंक निफ्टी ने क्या कमाल किया है। सो ये तो चलेगा, ऊपर नीचे थोड़ा होगा, हिम्मत करके नीचे में खरीदिए। अब अगर आपको डाउ 450 ऊपर दिख रहा है, चलो मान लिया ये तो फ्राइडे का तो छोड़ दो, 450 पॉइंट डाउ ऊपर हो, उसमें भी आप 50 पॉइंट नहीं बढ़ सकते, तो कब बढ़ेंगे फिर? करेक्ट। सो अब आप देखिए दिन के दौरान नो डाउट एक ही रिस्क थी कि फ्लोज की, कि क्या एफआईएस डे 2 वापस बेचेंगे, क्या शुक्रवार को बेचेगा। तो अगर स्क्रीन आपको एफआईएस की बिकवाली जैसे संकेत ना दे, ये तो स्मार्ट रिकवरी है। अब इस रिकवरी में ऊपर में जाकर टिकते हैं या वापस प्रॉफिट बुकिंग आती है, सब लेवल पर खरीदते रहिए, रुकावट के लेवल पर बुक करिए। व्यू पॉजिटिव साइड पर है, होल्ड करते रहिए, ट्रेल करते चलते रहिए, बढ़िया है, बढ़िया मौका दिया। पहले 15 मिनट में अगर आप पहले 15 मिनट में ही आप एंटर मारते हैं तो आपको एक अच्छा मौका मिल सकता था। स्पेशली बैंक निफ्टी जो कमाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। देव आज एक ही जगह है जहां आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, लेना नहीं है, बताइए। वो है पीएसयू। आज पीएसयू छोड़ दीजिए, पीएसयू मत लीजिए, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आज क्या पीएसयू का मूड माहौल बिगड़ा हुआ है। चाहे वो पीएफसी हो, आरईसी हो, 9 8 7 8 का हमारी बात थी, इतना तो घटना चाहिए। 9% पीएफसी घट गया है, 7-8% ये घट गया है। भेल 5% जो इतना बढ़िया स्टॉक है, इसलिए जितने सरकारी कंपनियों के शेयर हैं आज लगभग सारे पिटे हैं। वायदा कारोबार में जाइए, आप देखिए टॉप लूजर क्या है। टॉप लूजर में आपको समझ में आएगा कि घटने के लिए आज आपको है ना पीएसयू स्टॉक्स आज लेना ही नहीं है, आज शांति से रखिए, इनको घटने दीजिए। पीएनबी 6%, भेल 5, नेचुरली ये सारे जा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक, एसबीआई, इनफैक्ट कुछ और बैंक्स भी कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी। सो बैंक्स में थोड़ा सा पीएसयूज में थोड़ा सा सावधान रहिए, बाकी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। पीएसयू बैंक्स पे आपको सावधानी रखनी है, पीएसयू लेंडर्स पर आपको थोड़ी सा पीएसयू लेंडर्स पे थोड़ी सावधानी रखिए। और बाकी बैंक निफ्टी पे ज़्यादा असर इसलिए नहीं आएगा कि सरकारी बैंकों का ज़्यादा वजन है नहीं बैंक निफ्टी में, सो प्राइवेट बैंक तो मजबूत है ही है। खाली पीएसयू स्टॉक्स का आज मूड, आरईसी पीएफसी ये क्या, ये दोनों डिसाइड करते हैं, मूड वहाँ से आता बन के। तो ये थोड़ा इन्होंने माहौल ख़राब कर रखा था, इसलिए आज जल्दबाजी में खरीदिए मत। खरीदने के लिए आपके पास दूसरी जगह बहुत है आज एक्शन लेने के लिए। ठीक है, आइए वक्त है जैन साहब के जेम्स का। बिल्कुल। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन। और अभी एक बढ़िया बात यह है कि फ्राइडे के दिन हमने 2 चीजें डिस्कस की थी, एक रेनबो चाइल्ड, आज के टॉप 5 गेनर्स में अगर देखिए पूरे मार्केट में, और एक अनूप इंजीनियरिंग, ये दोनों ही गजब के। और तीसरा EIH एसोसिएटेड होटल्स, हालांकि मैंने EIH लिमिटेड दिया था, ये सारे के सारे बहुत जबरदस्त परफॉर्म करे। तो मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया है। सर्टेनली पीएसयूज में थोड़ा सा माहौल, थोड़ा सा नर्वसनेस है, बट ठीक है, आज आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था ये। और अब मैं जो आज का जो जैन साहब के जेम्स का स्टॉक लाया हूं वो है वेल्सपन लिविंग लिमिटेड। वेल्सपन इंडिया के नाम से पहले जाना जाता था, और हमने देखा होम टेक्सटाइल्स की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है वेल्सपन लिविंग। और सबसे बढ़िया बात है
कंपनी मतलब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी, इनफैक्ट अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड। अभी मतलब इनके अगर दूसरी ग्रुप कंपनीज की बात करें तो मैंने वेल्सपन एंटरप्राइजेस भी अक्टूबर के महीने में रेकमेंड किया हुआ है, सितंबर अक्टूबर में लास्ट ईयर। फिर वेल्सपन कॉर्प है, ये सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं और यहाँ पे मिस्टर राजेश मंडावा वाले जी और मतलब मिस्टर बीके गोयनका ग्रुप, ये तो बढ़िया कर ही रहे हैं, वेल्सपन ग्रुप पूरा ही कर रहा है। सो ओवरऑल दिस कंपनी लुक्स वेरी गुड टू मी। और टेक्सटाइल्स का नाम ले तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं इनके पास, स्पेसेस, वेल्सपन और डिज्नी होम और क्रिस्टी, और हमने देखा विंबलडन में भी अगर जो टॉवल यूज होते हैं वो भी वेल्सपन के हुआ करते हैं। सो ओवरऑल एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी और अच्छी पेडिग्री क्रेडेंशियल्स वाली कंपनी, क्योंकि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होम टेक्सटाइल्स का है, ये मार्केट शेयर हाईएस्ट है यूएस में और अच्छी खासी डोमिनेंट पोजीशन यूके और यूएस दोनों में रखती है और अच्छा खासा इन्होंने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बना रखा है और प्लस 50+ कंट्रीज में इनका मतलब माल जाता है और बेड लिनन में और टॉवल्स में, बेदिंग रोब्स में और ये सब में काफी एक्टिव है और कुछ इन्होंने फ्लोरिंग सॉल्यूशंस में भी कुछ डिसरप्शन करने का वो किया है और अच्छा खासा इन्होंने कैपेक्स किया, कुछ डिवाइस कैपेक्स बढ़ाई है इन्होंने। कैपेक्स में इनके अगर कंट्रोल नोट्स को देख रहा था तो वहां पे भी काफी मुझे कॉन्फिडेंस आया। एंड सबसे बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स, मतलब 16-17 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 13-14% की ग्रोथ से कंपनी कैगर से ग्रो करती जा रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ के आए हैं 13 से 14%, क्योंकि टॉप लाइन जब बड़ा होता है तो 1% भी बड़ा ही होता है, मैं तो ये बोलूंगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो थे 278 करोड़ के सामने 360 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, और अगर आप पीबीटी देखें तो 173 करोड़ के सामने 252 करोड़ का पैट था। 10,000 करोड़ के लगभग की टॉप लाइन पे कंपनी पहुंच चुकी है और बोरोइंग्स को ये लोगों ने रिड्यूस किया। पहले ये स्टॉक मेरे रडार पे इसलिए नहीं रहता था कि मुझे डेट से थोड़ा डर लगता है जब भी मैं जेम्स में लाता हूं, बट रिड्यूसिंग ट्रेंड में अगर डेट्स रहता है और कैपेक्स अगर बढ़ रहा है तो बढ़िया लगता है और प्लस पैट भी बढ़ रहा है, तो ये स्टॉक इसलिए पहली बार आज जेम्स में रेकमेंड कर रहा हूं। एंड 13% एफआईआईज डीआईज की होल्डिंग है, 70-71% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है और कुछ इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को 180 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है इन लेवल्स पे। ओके 180 के टारगेट के लिए वेल्सपन लिविंग, ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से आज का जेम स्टॉक खरीदारी जिस पर कर सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट में आज थोड़े प्रेशर आ रहा है, इंडेक्स लेवल पर आप ठीक है, हालांकि अब थोड़ा ऊपर से इंडेक्स भी हल्का हुआ है, बट मिड और स्मॉल कैप पर नजर डालिए। 0.5% आपका मिड कैप इंडेक्स नीचे है, 1.25% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे। तो आज जो प्रेशर का दिन है वो ब्रॉडर मार्केट्स में आपको आते हुए दिखेगा। थोड़ा बाजार में भी आप दबाव तो इस समय देख रहे हैं। पीएसयू स्टॉक्स की भारी भरकम पिटाई हो रही है। कोल इंडिया 6.5 ऑलमोस्ट 6.25% का कट इस काउंटर पर हो गया। तो कोल इंडिया की तो भारी भरकम पिटाई हो रही है। बीएचईएल, सेल, नैल्को, पेट्रोनेट लोअर सर्किट पर पीएफसी लोअर सर्किट, पीएफसी लोअर सर्किट लग चुका है। 10% का सर्किट है पीएफसी में, आरईसी में 8%, भेल 7% लुढ़कता हुआ दीप, गजब का बड़ा कट आया है भेल में, 7% का नुकसान है। सेल 5% नीचे है, आईओसी 3% नीचे है। स्टॉक्स घट रहे हैं, बहुत बड़ी तेजी से घटते हुए दिख रहे हैं। वॉलेटाइल बाजार का एक्शन इस समय। इस बीच में देखते हैं सुमित जी ने क्या पकड़ा है उनके रेडार पर। सुमित का सुपरहिट। बताएं सर सुमित जी। दीपांशु, सेल कॉल ही रडार पे आया है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 620 रुपया, 619 रुपया, 619, 620 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। बीपीसीएल में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। 1 से 2 दिनों के लिए थोड़ा सा इसके अंदर सेलिंग प्रेशर में जो नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं 605 रुपए से लेके 600 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो प्योर ट्रेडिंग के लिए 2 दिनों के लिए बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। बीपीसीएल 630, 635 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 630 के स्टॉक से बिकवाली करें 605, 600 के टारगेट्स के लिए। के टारगेट के लिए बीपीसीएल पर आपको करनी है बिकवाली, ये है आपके लिए एक्शन जो आते हुए दिख रहा है। अनिल जी सारे पीएसयूज ले लीजिए, बीपीसीएल तो खैर है ही, पीएफसी, आरईसी, बीएचईएल, कोल इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेल, एनएमडीसी, एसबीआई, हिंदुस्तान कॉपर,
जिस भी पीएसयू पर नजर डालिए उसमें आपको कट दिख रहा है, और छोटे मोटे कट नहीं दिख रहे हैं, अच्छा खासा कट दिख रहा है इस समय आते हुए, बड़ा कट आता दिख रहा है। तो चलिए सरकारी कंपनियों पर और सरकारी स्पेशली सरकारी फाइनेंस कंपनियों पर, पीएफसी आरईसी जैसी कंपनियों पर यहाँ पर दबाव बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। आइए बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है, उन्हीं पर फोकस कर लिया जाए। एबीबी ये स्टॉक है आज जो अच्छे एक्शन में दिख रहा है, 2-2.5% मजबूत होता हुआ दिखा है यहाँ पर। एक्चुअली दीप एक चीज़ और इंटरेस्टिंग जो दिख रही है, जो अभी टीसीएस की बात कर भी रहे थे, मेहुल जी कर रहे थे राइट, ये इतना मजबूत है, निफ्टी को बचाने का काम टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा, ये 2-3 दिग्गज हैं जो मजबूती से टिके, इसलिए निफ्टी बचा हुआ है। अदरवाइज शायद बाजार कमज़ोर काफ़ी हो जाता है, क्योंकि पीएसयूज में जिस तरह का कट आता दिख रहा है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस हिलाने वाला आपको साफ नजर आएगा। अब टाइटन भी, जितना हमारा अनुमान था 4 से 5% का, उतना 5% के आसपास का नुकसान टाइटन में भी हो चुका। तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से बाजार में एक्शन होता हुआ आपको नजर आएगा। आइए मेहुल जी के लिए एक और बिल्कुल बीटीएसटी का। मेहुल जी बताएं सर। अनिल जी, ऑप्शन का ट्रेड है, इन्फोसिस में है, आईटी पैक्स ही है। इन्फोसिस में भी एक अच्छा करेक्टिव मूव आने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है कि रिवर्सल हो गया है, एक बाउंस बैक की तैयारी। तो 1440 का कॉल ऑप्शन है, 32 रुपए के आसपास मिल रहा है, इसमें खरीदारी करनी है। 25 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, तकरीबन आज का लो ही है वो। पहला टारगेट रहेगा 42 का, दूसरा टारगेट रहेगा 48 रुपीज का। इन्फोसिस 1440 का कॉल ऑप्शन बाय की सलाह। ओके, ये है आपके लिए इन्फोसिस में खरीदारी करने की राय। आईटी स्टॉक्स पर पहला वाला स्टॉक भी आपका टीसीएस ही था ना मेहुल जी, इफ आई एम राइट? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 1440 का कॉल, क्या बात है, क्या पकड़ा है थीम, बहुत बढ़िया। मेहुल जी बताइए कैसे? अनिल जी, कुछ भी ग्रीन में दिख ही नहीं रहा था आईटी के सिवा। अच्छा, ओके, तो ग्रीन में दिख नहीं रहा था, तो जो ग्रीन में दिखा उसी को पकड़ के और ज्यादा ग्रीन कर दिया। वेरी गुड, नाइस, बहुत बढ़िया। तो आईटी पर बुलिश मेहुल जी, टीसीएस के बाद इन्फोसिस भी उनकी तरफ से खरीदारी की राय आती हुई इस वक्त आपको दिखेगी। बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इसी एक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वायदा कारोबार में थोड़ा मजबूत शेयरों की बात की, कमजोर शेयरों की भी बात कर ली जाए। दीप थोड़ा तो करते हैं। देखो जो रीजन से गिर रहे हैं पीएसयू वो तो ठीक है, जो बिना रीजन से गिर रहे हैं उनका भी तो देखना चाहिए हमें। अपोलो टायर अच्छी खासी मार पड़ती हुई एमआरएफ के रिजल्ट के बाद, जैसे बात तो ऐसा गिरता तो ऐसा जैसे एमआरएफ के रिजल्ट पे बढ़ता भी हो, नहीं होता, बढ़ने का नाम नहीं, गिरने का काम है। वागले साहब देखेंगे चार्ट्स और बताएंगे और कितना गिर सकता है। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, अभी तो शुरुआत हुई है, 480 अगर इसको ये ब्रेक करता है तो इसमें वहां से 20 रुपए की डाउन मूव आ सकती है। अपोलो टायर्स 460 जा सकता है, तो लेने का तो सवाल ही नहीं है। बेचना है तो थोड़े बाउंस पे बेचिए, 486, 487, 490 के स्टॉप लॉस से, और 480 टूटने के बाद ऐड करिए। मुझे लगता है 480 टूटने के बाद कंफर्मेशन आएगा, फिर एक 20 रुपए की डाउन मूव इसमें आ सकती है। ये है अपोलो टायर्स, जहां पर आपके लिए राय अभी और गिरावट की आती दिख रही है, लेकिन और कितना गिरेगा? 10% तो गिर चुका है पीएफसी, इससे ज्यादा क्या? अगर आपके मन में ये आ रहा है तो पहले समझ लीजिए कि गिरा क्यों, तो आपको समझ में आएगा गिरेगा कितना। 9% नीचे पीएफसी है, 7% नीचे आरईसी, क्यों गिरे हैं ये दोनों? नुपुर जी बताइए। सो प्रोविजनिंग बढ़ने वाली है इनके लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, उसके नए नियम आते हुए दिखे आरबीआई की तरफ से। जो लेंडिंग क्राइटेरिया होता है उसकी टाइटनिंग की है आरबीआई ने। वहाँ पे उनका कहना है कि स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग फिलहाल जो 0.4% होती थी, नए नियम के तहत बैंक को कंस्ट्रक्शन फेज के लिए 5% की प्रोविजन यहाँ पे करनी होगी, ऑपरेशनल होने के बाद 2.5%, और उसके बाद जब सर्टेन फाइनेंशियल क्राइटेरिया ये फुलफिल कर लेंगे तो 1% की प्रोविजनिंग होगी। जो फिलहाल 0.4% होती है वो बढ़ के 5% हो जाएगी, जिसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो इंफ्रा एनबीएफसीज है, जैसे कि आरईसी, पीएफसी, इरेडा, इन पर ही देखने को मिल रहा है। बैंक्स पर भी असर देखने को मिलेगा, छोटे प्लेयर्स पे सबसे ज्यादा असर होगा। बैंक्स के साथ शुरुआत करें तो यहाँ पे प्रोविजन का बदलाव पीएनएल के रूट है उसी के थ्रू होने वाला है, जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी और सेट का जो रेशो है उस पर बड़ा असर पड़ते हुए दिखेगा। प्राइवेट बैंक्स की नेटवर्थ करीबन 0.4 to 0.8% का इम्पैक्ट आने की उम्मीद है। पीएसयू बैंक पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा, 1.5 से 3% तक का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें भी 10 से 15 बेसिस पॉइंट बढ़त की यहाँ पे अनुमान लेके चल रहे हैं। एनबीएफसीज पर भी सबसे ज्यादा असर होने वाला है, स्पेशली जो
इंफ्रा एनबीएफसी से आरईसी, पीएफसी, एरेडा इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आ सकता है। यहाँ पे जो कैपिटल रेशो है इन तीनों कंपनी का, उस पर 200 से 300 बेसिस पॉइंट का असर देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन पर भी असर होगा। एडजस्टेड नेटवर्थ जो होगी उस पर 8 से 13% तक का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो 5% जो प्रोविजनिंग के नए नियम आए उसके चलते बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, पीएसयू बैंक्स हो और इंफ्रा जो एनबीएफसीज है, उन पर भारी असर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन पीएफसी आरईसी पर दबाव का बनता हुआ दिख रहा है। तो एनबीएफसीज के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इंफ्रा एनबीएफसीज पर जो बैंक्स, जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा लेंड कर रही है उनके लिए ज़्यादा है। नॉर्मल एनबीएफसी के लिए नहीं है, लेकिन इंफ्रा एनबीएफसी बैंक्स के लिए भी बैंक्स के लिए भी है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उसके लिए भी है। प्राइवेट वो तो उसका नाम ही पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ही होता था। उसी से उनका भी है एक्सपोजर तो है, क्वांटिफाई नहीं किया हुआ है उन्होंने, लेकिन एक्सपोजर है तो इम्पैक्ट तो वहाँ पे 1.5 से 3% तक का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बाकी सारे जितने बैंक हैं, हाँ। और सरकारी बैंक जो और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को लैंड करने वाले, तो जिसमें ये पीएफसी आरईसी टाइप की, इरडा टाइप की कंपनियां आ गई, क्योंकि ये इसी पर लैंड, तो मेन काम ही यही है। हाँ, इनके मेन काम ये। तो इन ये जहाँ इस तरह की सिचुएशन है वहाँ पर आप फोकस करिए, ध्यान में रखिए कि वहाँ पर प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है और बन सकता है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है आपके लिए। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 2080, 2081, 2080, 2081 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल। एस्ट्रल के अंदर मोमेंटम तेजी का बनेगा। स्टॉक ने लास्ट 2 दिनों में गिरावट दिखाया, लेकिन अभी वापस से यहाँ से ऊपर का मूव रिज्यूम करेगा। एस्ट्रल लिमिटेड यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कोई भी 10-15 रुपए का डिप आए तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करे। 2040, 2050 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 2040 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में इसका पहला टारगेट बनेगा इस हफ्ते में 2120 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 2140 रुपए का। ये दोनों इस हफ्ते के शॉर्ट टर्म के टारगेट है। टारगेट अचीव होने पे पोजीशन टारगेट इसमें और ऊपर के देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करें एस्ट्रल 2120, 2140 के टारगेट्स के लिए। परफेक्ट, खरीदें एस्ट्रल। जय के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में मेहुल ने चांस मिल गया इन्फोसिस पर, बट मैं समर्थन देता हूँ। इन्फोसिस पर मेरा भी व्यू है पॉजिटिव, हालांकि ये कॉल नहीं है, कॉल दूसरा नहीं, बिकॉज मेहुल ऑलरेडी कवर किया है स्पॉट में, सॉरी ऑप्शंस में, बट देन फ्यूचर्स में मुझे भी ऐसा लग रहा है 1485 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो यस, आईटी का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा मार्केट को आज। दिग्गज आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल रहा है। आई थिंक आईटी एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का मार्केट को आज सपोर्ट रहेगा। मेरा जो अभी अनिल जी बाय रिकमेंडेशन है वो अतुल लिमिटेड पर है। उसका फ्यूचर्स लगभग 6170 के आसपास है, बट देन इसकी रेंज बड़ी होती है, तो 6170 से 6190 तक के रेंज में आप खरीदिए अतुल लिमिटेड में। यहाँ पे तेजी आपको आते हुए देखने मिल सकती है। तो लो साइड अनिल जी जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा यहाँ पे, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 6030, 6030 पर एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट्स अनिल जी थोड़े अग्रेसिव दूंगा मैं ऊपर की तरफ। मुझे से लग रहा है कि अच्छा खासा आपको देखने मिल सकता है। 50 से लेकर 6700 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। पोजिशनल कॉल रहेगा अतुल लिमिटेड पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से पॉजिटिव डाइवर्जेंस ये स्टॉक में बना हुआ है, एक रिवर्सल देखने मिल रहा है लोअर लेवल से, आई थिंक देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग इन दिस स्टॉक। सो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ अतुल लिमिटेड में लॉन्ग पोजीशन रेकमेंड कर रहा हूँ। ये मेरा कॉल रहेगा। साहब ये अतुल जी के लेवल तो बताओ। अनिल जी मैंने जो कहा 6030 के स्टॉप लॉस के साथ अनिल जी इसको खरीदना है। 6170 से लेकर 6190 के रेंज में आप खरीदिए। 6550, 6700 पोजिशनल कॉल दे रहा हूँ अनिल जी। 6550 से लेकर 6700 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओहो, 6550, 67 तो बड़े टारगेट है, तो थोड़ा पोजिशनल आप खरीदिए। ये राय आपके लिए आती हुई दिख रही है जय जी की तरफ से आती हुई। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और थोड़ी देर में हम आपके सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आने वाले हैं। हर्ष गोयनकर साहब ने एक ट्वीट किया था इस वीकेंड पर। उस ट्वीट पे तर्क वितर्क, विचार विमर्श और ढेर सारे लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। इस पर हम विशेष बात करेंगे।
एनमी के प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उससे पहले एक बार आपके सामने ट्वीट रख दूं, जो हर्ष गोयनका साहब ने जो ट्वीट लिखा है, जरा एक बार ट्वीट लिया है फुल स्क्रीन में। हाँ, ये ट्वीट पढ़िए। उनका ये कहना है कि स्टॉक मार्केट में जो बड़ी तेजी में, हिंदी में बता रहा हूँ आपको, उसके साथ साथ हर्षद मेहता और केतन पारेख के ज़माने में जो धांधलियाँ, गड़बड़ियाँ और ये सारी जो चीज़ें चलती थी, वो वापस से शुरू हो गई, और ये शुरू हुई है कोलकाता में। ठीक है। कई सारे प्रोमोटर्स हैं जो अपनी कंपनियों के मुनाफे को अनाप शनाप बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट की एंट्रीज वगैरह लेकर, और इस सारे कामकाज में गुजराती और मारवाड़ी ब्रोकर्स उनका साथ दे रहे हैं और स्टॉक के कंपनियों के शेयरों के दाम अनाप शनाप लेवल पर पहुंचा रहे हैं। ये सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए सही वक्त है कि जब इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए और छोटे इन्वेस्टर्स को इसकी वजह से नुकसान न हो। ये हर्ष गोयनका साहब ने लिखा है। तो 3-4 चीज़ें इसमें। पहला, ये कई सारी कंपनियों में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, प्रोमोटर और ऑपरेटर मिलकर कर रहे हैं, और दूसरा ये कि इसमें मारवाड़ी और गुजराती ब्रोकर्स का हाथ है। इस ट्वीट के जवाब में एक एनमी की तरफ से ट्वीट आया, एसोसिएशन ऑफ एनएससी मेंबर्स ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान में ब्रोकर्स की सबसे अग्रणी संस्था है, उनकी तरफ से आया कि उन्होंने, जो गोयनका साहब ने जो कुछ लिखा है एक कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी के बारे में और एक रीजन के बारे में, ये फालतू की बात है, बकवास है, बिना मतलब के एलिगेशंस हैं, और उनके पास में अगर कोई एविडेंस है, सबूत है, या उनके पास में अगर कुछ ऐसी नॉलेज है तो बताते क्यों नहीं सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तो ये सारा इस वीकेंड का टॉक ऑफ द टाउन था। तो हमने सोचा कि चलिए मुलाकात की जाए। एनमी के प्रेसिडेंट विजय कुमार गोयल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने। नमस्कार। और सर, आप अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने, उसके बाद आपसे पहली बार मुलाकात टीवी पर पहली बार हो रही है। तो पहले तो मैं आपको एनमी की कमान संभालने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल। और आपका कार्यकाल जबरदस्त एक्शन भरा रहे, आपकी एसोसिएशन को और मार्केट्स को और ऊंचाइयों पर ले जाए, ये हमारी शुभकामनाएं। और एनमी लगातार ब्रोकर्स के और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में जो लगातार काम करती आई है, वही काम आप और आगे बढ़े। जी सर, 27 ईयर से वाह, क्या बात है। 27 साल कोई छोटा समय नहीं, काफी बड़ा समय है। बधाई आपको। बताएं सर, गोयनका साहब के ट्वीट से बवाल मचा हुआ है, बताएं एनमी का इस पे क्या कहना है। सर, जब ये ट्वीट आया उसमें जो इन्होंने उंगली उठाई है कि ब्रोकर्स की साठगांठ से प्रवर्तक लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हमारा सिर्फ 2 कहना है कि पहली बात तो ब्रोकर्स कुछ कर नहीं सकता है। जैसा आपको सर्वविदित है कि सेबी के जो सर्विलांस सिस्टम है उसमें किसी भी प्रकार का ब्रोकर का कोई रोल नहीं है प्राइस को ऊंचा नीचा करने में। दूसरी चीज है कि वो खुद कलकत्ते से हैं और उन्होंने कलकत्ता के स्पेसिफिक नाम लिया कि यहाँ के ब्रोकर्स की, और उसमें भी जो उन्होंने गुजराती मारवाड़ियों को ब्रोकर्स का नाम लिया, वहां पर सर हमारे सारे मेंबर्स में रोष है और वो मर्माहत है। आपको पता है सर, आज के दिन ये सेबी एक्ट तो 1992 में आया, जब ये 2 कुख्यात ऑपरेटर्स के बारे में इन्होंने लिखा है, वो 25 साल पुरानी घटनाएं हो गई, उनको आज पुनर्स्मरण कराना और ब्रोकर्स के बीच में एक भय का माहौल बनाना मेरे हिसाब से उचित नहीं था। अगर उनके संज्ञान में कोई स्पेसिफिक घटना, कोई स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक ब्रोकर के विषय में कोई जानकारी थी तो उनको उसे साझा करना था या सेबी को या रेगुलेटर्स को बताना था। आज आप जानते हैं ये मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है। आप देख लीजिए उनके ट्वीट में उनके 16 लाख फॉलोअर्स हैं और 10 लाख ने उसको लाइक कर लिया, देख लिया था। उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट गया है बाजार में। दूसरी चीज है वो तो शॉर्ट में है, क्योंकि उसमें ट्विटर में शब्दों की सीमा होती है, और उसके बाद अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे जो नेशनल न्यूज़पेपर है उसमें बढ़ा चढ़ा के छप गया। हम ये कह रहे हैं सर कि सेबी का जो सर्विलेंस सिस्टम है, आप भी समय समय पर चैनल पे दिखाते रहते हैं, किसी भी ब्रोकर के लिए केवाईसी KRA करने के बाद और जो प्राइस बैंड है उसमें कोई भी मूवमेंट में कुछ भी करने का ब्रोकर के हाथ में है ही नहीं। और जो कंपनियों के बारे में भी अगर आप बोल रहे हैं तो सेबी का ऐसा सिस्टम है कि अगर थोड़ा भी प्राइस मूवमेंट ऊपर नीचे होता है जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ मेल नहीं खाता है तो तुरंत उनकी क्वेरी आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में उनका ये एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और
जबकि सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं सर, ये मारवाड़ी या गुजराती का डिस्टिंक्शन सरासर गलत है। आपको पता होगा आज के दिन 80% ब्रोकर कारपोरेट है और उसमें जो डायरेक्टर्स हैं उनको 2 डायरेक्टर्स को आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1957 8 में पहली कंडीशन है जो हम अंडरटेकिंग देते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। सबसे पहली क्वालिफिकेशन शेयर ब्रोकर होने के लिए भारत के नागरिक होने चाहिए। और जब एक राष्ट्र की बात हो रही है, भारत के नागरिक है, तो उसमें सर जाति से या प्रांत से उसको डिस्टिंक्शन करना, और वो भी इतने बड़े दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट घराने से आने वाले लोगों का, मेरे को लगता है कहीं कुछ चूक हुई है। ओके, तो गोयल साहब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जो तेजी है वो तेजी के पीछे इसके फंडामेंटल कारण है, देश की मजबूत इकोनॉमी है, न कि किसी तरह की ऑपरेटर ड्रिवन एक्टिविटी। हो सकता है कोई 2-4 छोटी मोटी बड़ी कंपनियों में हो तो वो हो, लेकिन बड़े पैमाने पे आपको कोई धांधली या गड़बड़ी नहीं दिखती? नहीं सर, ब्रोकर्स का तो कोई भी रोल नहीं है। अगर वो प्रवर्तक कर रहे हैं तो आफ्टर ऑल आप ये सोचिए, कोई भी शेयर बिकेगा या खरीदा जाएगा तो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे खरीदा जाएगा। करेक्ट। तो जब एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा तो सारे नॉर्म्स लागू हैं। उसके जो जितना वॉल्यूम है या कंपनी की साइज है उसके अनुसार 2%, 5% की या 10% की आपकी प्राइस लिमिट है दिन भर की। पहले डे ट्रेडिंग होती थी, उसमें बिना मार्जिन के कर लेते थे, वो भी खत्म है। आज कोई भी अगर इवन कैश मार्केट में किसी व्यक्ति को खरीदना है शेयर तो उसको पहले अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ता है, और बेचना है तो पहले दिखाना पड़ता है कि डीपी में शेयर बताओ है कि नहीं। हमारे ब्रोकर्स के तो ऐसे ऐसे रूल्स है सर। बिल्कुल, तो चलिए एनमी की तरफ से आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह की कोई ब्रोकर की या फिर पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी से या ज्योग्राफी से रिलेटेड इसको रिलेट करके कहना ये अनुचित है, राइट? बल्कि इसका सर आपसे अनुरोध है कि इसका सुधार कर सकते हैं वो, या तो पब्लिकली उस स्टेटमेंट में बोले कि साहब ये गलती हो गई है या जो भी भूल चूक हो गई है उसका वो कुछ भी अपोलॉजी करें या कुछ भी करें तो हमारे लिए, क्योंकि हमारे सारे मेंबर सर 900 मेंबर है पूरे भारत में, उसमें 130 हम कलकत्ते में है ईस्टर्न रीजन में, और उनकी भावनाएं बहुत मर्माहत हुई है। और कल काफी सोच विचार के बाद, उनके फोन कॉल्स आने के बाद हमने उसको ट्वीट का जवाब दिया। अदरवाइज हम लोग तो अपना कार्य करते रहते हैं। गोयल साहब, आई एम श्योर आपकी बात हर्ष गोयनका साहब तक पहुंचेगी, और मैं भी सकता हूं कि उनका इरादा शायद ये नहीं होगा कि सभी ब्रोकर्स की भावनाओं को आहत करें, लेकिन शायद मतलब उस तरीके से चला गया। वैसे भी हर्ष गोयनका साहब है ना, हल्के फुल्के ट्वीट के लिए जाने माने जाते हैं, तो आप ज़्यादा दिल पे न लें सर। बिल्कुल, लेकिन अगर चाहेंगे गोयनका साहब तो उसका खंडन या जो भी उनको क्लेरिफिकेशन देना होगा तो जरूर देंगे। अगर वो चाहे कलकत्ते में मीटिंग करें तो एनवी के साथ हम मीटिंग भी कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा दिल दिखाया है गोयल साहब, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बाजार दिन के लो पॉइंट पर आते हैं, देखिए बिकवाली का प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है, 22,450 के आसपास निफ्टी आया, ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा फिसला है। बैंक निफ्टी और निफ्टी हरे निशान में जरूर, लेकिन थोड़े हल्के होते हुए जरूर दिखे, तो उतार चढ़ाव आज बाजार में बनता हुआ दिख रहा है। करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत। स्टॉक एज, अब अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट खुद बनो। स्वागत है आप सबका न्यूज पर यूज में। आइए मुलाकात करते हैं देश की दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट डेवलपमेंट करने वाली कंपनी JSW इंफ्रा से। JSW ग्रुप का हिस्सा है, 2006 में बनी थी कंपनी, और पोर्ट टर्मिनल्स डेवलप करने और ऑपरेट करने का करती है कंपनी कारोबार। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के CFO ललित सिंघवी साहब। जोधपुर यूनिवर्सिटी से आपने BCom की डिग्री हासिल की है, सी इंस्टीट्यूट के फेलो मेंबर हैं और 2015 से कंपनी के साथ हैं। शुक्रवार को आए थे कंपनी के रिजल्ट्स, आय 20% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफे में रही है 23% की ग्रोथ, मार्जिन 51% से 53% के आसपास पहुंचे हैं और मुनाफा भी 10% बढ़कर आया है, यानी कि ऑलराउंड स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है।
चौथी तिमाही में भी। आइए सिंघवी साहब का किया जाए स्वागत। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार जी। हर तिमाही की तरह आप कमाल करते हैं, हर बार एकदम रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस, स्टेबल, न मतलब ऐसे हिचकोले भी नहीं कि बहुत ऊपर हो जाए बहुत नीचे हो जाए। सो बताएं सर, इस तिमाही की स्पेसिफिक जो रेवेन्यू की ग्रोथ आपकी 18-20% की जो हमेशा रहती है, वही ट्रिगर्स क्या रहे हैं सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्टूडियो में आके बातचीत करने का एक आनंद अलग ही है। थैंक यू सर, बहुत स्वागत है सर। नहीं तो हम तो सबको बुलाना चाहते हैं कि आए स्टूडियो में बैठे बात करें, क्योंकि देखो क्या होता है, मशीन से बात करें इंसान से करें, उसमें फर्क तो है ना। आमने सामने का मजा अलग ही है। जी सर। तो आप देखेंगे कि आईपीओ के बाद में मेरे ख्याल से तीसरा क्वार्टर हम लोग जी दे रहे हैं और हर बार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। और यही हमने आईपीओ के टाइम में बताया था कि ये एक सेक्टर ऐसा है और कंपनी ऐसी है, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगी, बहुत ज़्यादा आपको उछाल भी नहीं मिलेगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म प्ले है, एक्चुअली ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का प्ले नहीं है। करेक्ट। ये आपका एक लंबा प्ले है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का प्रॉक्सी है। इंडियन इकोनॉमी जैसे जाएगी, जैसे पोर्ट सेक्टर चलेगा, एक्जिम कार्गो बढ़ेगा, और हमारी कंपनी को ड्यूल एडवांटेज है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है प्लस हमारे को ग्रुप का सपोर्ट है जी। ग्रुप हमारा बहुत स्ट्रांग चल रहा है, ग्रुप का कार्गो स्वाभाविक है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो चल रही है उसके साथ में है। तो आप इस क्वार्टर में भी उसी लाइन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सारे जो हमारी ग्रोथ है, चाहे एबिटा ग्रोथ है, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन ग्रोथ है, ये सब उसी लाइन पे हमारा आगे बढ़ रहा है। और आप देखेंगे थर्ड पार्टी कार्गो जो है, लास्ट ईयर हमारा था 33% एंड 67% ग्रुप का था, 33 थर्ड पार्टी था। इस साल का पूरे साल के बेसिस पे 40-60 था। हमने गाइडेंस में भी बताया था फिलहाल हमारा 40-60 तक का टारगेट है। और Q4 देखेंगे तो हमने 46% थर्ड पार्टी किया। ओके। तो थर्ड पार्टी में हमारे कुछ टर्मिनल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके। तो उसके कारण भी हमारी ग्रोथ काफी अच्छी दिखी। ओके। तो ग्रुप लेवल पे तो है ही है, लेकिन आपके आउटसाइड द ग्रुप भी बिजनेस वो भी काफी अच्छा रहा। तो उसके कारण आईपीओ की चिंता ये थी कि आपने तो ग्रुप से ग्रोथ आ रही है। वही हमने उन सबको समझाया था कि हमारा 40-60 इमीडिएट हो जाएगा 33 से, और लॉन्ग टर्म में हम लोग 50-50 ईच देख रहे हैं। और ग्रुप तो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ग्रुप भी बढ़ेगा और थर्ड पार्टी भी हम बढ़ाते जाएंगे। हम लोग टर्मिनल्स और एक्वायर कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे आईपीओ के बाद में हम लोगों ने 2 एक्विजिशंस किए हैं, 2 टर्मिनल हमने विन किए हैं, एक JNPT पे और एक टूटीगोरिन में, और एक बहुत बड़ा हमने कर्नाटका के अंदर ग्रीनफील्ड पोर्ट कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो विद इन 6 मंथ्स हम लोगों ने काफ़ी कुछ जो जैसा हम बात कर रहे थे उससे ज़्यादा ही डिलीवर करने का प्रयास किया। सर मार्जिन्स पे आते हैं, 53% के आसपास के मार्जिन्स अच्छे इंप्रूव हो गए हैं, लेकिन पिछले 5 क्वार्टर में मैं देख रहा हूँ आपके मार्जिन्स 51 से 53% की रेंज में रहते हैं। यही रेंज एक्सपेक्ट करना ठीक है या इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है? और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आमतौर पर अदानी पोर्ट 58 से 61-62% की रेंज के मार्जिन्स रखते हैं, कमोवेश सिमिलर बिजनेस में, तो क्या आपके पास भी स्कोप है बढ़ाने का? इसमें बताता हूं मैं आपको कि ये जो मार्जिन है वो प्ले है कि हमारी प्रेजेंस ग्रीनफील्ड पोर्ट पे कितनी है और टर्मिनल्स पे कितनी है जी। तो ग्रीनफील्ड पोर्ट पे हमारी मार्जिन जो होते हैं वो 65 to 70% होते हैं, क्योंकि वहां पे रेवेन्यू शेयरिंग नहीं होता। और जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ रेवेन्यू शेयरिंग होता है, वो एक अलग अलग से 20% से 50% तक भी रेवेन्यू शेयरिंग होता है। करेक्ट। तो वहाँ पे हमारे एवरेज मार्जिन 35 to 40 आते हैं। तो ये एक ब्लेंड है बिटवीन टर्मिनल्स एंड ग्रीनफील्ड पोर्ट का। तो हमारे केस में वो 50-51% के आसपास बैठता है। उसके बाद में ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो करके हम प्रयास करते हैं कि उसको और इम्प्रूव करके, जैसे 53 आया। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपकी कंपनी की ग्रोथ हुई या पोर्ट वाली दूसरी कंपनी की जो ग्रोथ है कार्गो हैंडल करने को लेकर, ये सबको क्या इससे एक फेयर आइडिया लग जाता है कि इकोनॉमी कितनी मजबूत चल रही है? आपकी ग्रोथ के हिसाब से जोड़ सकते हैं? हाँ, आप एक नंबर पूछेंगे तो डिफिकल्ट होता है कि क्या रेशियो चलेगा, बट आप देखिए कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है, ग्रो करना ही है, तो कोई बात ही नहीं है 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन जो भी अपन नंबर्स देते हैं जी, तो वो एग्जिम कार्गो के हुए बिना तो होगा नहीं। आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, वो तभी बढ़ेगा। तो वो पोर्ट के मार्फत ही होना है। तो इंडिया की 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, वहाँ की पोर्ट की प्रोग्रेस होगी, वहाँ ग्रोथ होगी, तो उसी से बढ़ना है। और हमारे तो और डबल एडवांटेज ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अभी जो नई गाइडलाइंस जारी की है उसमें बता रहे हैं कि वो लैंडलॉर्ड मॉडल पे काम करेंगे। तो जिसके अंदर जो पोर्ट वो खुद चला रहे हैं वो सब प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने 2 बिड जस्ट उसी में जीती है, एक और खुलने वाली है। तो ये गवर्नमेंट के करीब हम देख रहे हैं अगले 5 साल में 150 से 200 मिलियन टन प्राइवेटाइज होना है।
परफेक्ट। तो वहां पे हमारी स्ट्रॉन्ग बहुत मतलब ग्रोथ रहनी है। आपने 2030 तक के एक्सपेंशन प्लान की भी बात की थी पिछली तिमाही के नतीजों के साथ में। सर जरा समझाएं कि क्या प्लान्स अभी किस लेवल तक हैं और क्या करना चाहते हैं आप? हमारी अभी कैपेसिटी है 170 मिलियन। राइट। अब हम आगे की ग्रोथ पाइपलाइन पे हम काम कर रहे हैं, जो हमने एक प्लान किया है कि हम 2030 तक 400 मिलियन ले जाएंगे। वो करीब करीब एक तरह की 15% CAGR होती है, और उसके अंदर ब्राउन फील्ड एक्सपांसन है और ग्रीन फील्ड एक्सपांसन है। तो ब्राउन फील्ड में तो हम जयगढ़, धर्मतर, मैंगलोर, गोवा, उन सब में हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिस पे काम ऑलरेडी चालू है। ओके। ग्रीन फील्ड में हम कई नई पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक जैसे मैंने बताया कि कर्नाटका में बहुत बड़ा पोर्ट हमने ऑलरेडी कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है, उसमें अप्रूवल स्टेज पे है। फिर हम एक उड़ीसा में देख रहे हैं। उसके अलावा भी हम 2-3 और हैं जिस पे हम पूरा काम चालू होना है अभी। पर हमने सब प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो का हमारा जो प्लान है कि भाई 2030 तक हम 400 मिलियन पे उन्हीं पे पहुंच जाएंगे। उसके अलावा हमारी ग्रोथ होगी उसके ऊपर, 400 के ऊपर होगी प्राइवेटाइजेशन से। जैसे मैंने बताया कि 150 से 200 मिलियन टन आएगा, और इंडिया में पैन इंडिया बेसिस में प्लेयर ही बहुत कम है। करेक्ट। जो इतनी स्ट्रांग बैलेंस शीट लेके बैठे हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो हमारी ग्रोथ एक दूसरी उससे आनी है। तीसरा, हम लोग काम कर रहे हैं एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर का। उस एरिया में भी हम लोग काफ़ी जाने वाले हैं। CFS, ICD, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर, हमने अभी जस्ट एक लाइसेंस एक्वायर भी किया है कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर का। तो तीसरी ग्रोथ हमारी वहाँ से आनी है, और हम उस सेक्टर में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी पे काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, नतीजों पर विस्तार से बातचीत की और साथ ही आगे के लिए आउटलुक भी। उम्मीद करते हैं वित्त वर्ष 2025 भी आपकी कंपनी के लिए इतना ही, इनफैक्ट इससे ज़्यादा दमदार, मजबूत साबित हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल, थैंक यू। ललित सिंह साहब बताते हुए अपनी कंपनी के नतीजों के बारे में आगे का गाइडेंस। JSW इंफ्रा एक और दमदार क्वार्टर आपके लिए आता हुआ। JSW को इंफ्रा को पसंद करने वाले सेठी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और पालिया साहब भी। आइए उनके साथ करते हैं शुरुआत SPL मिड कैप स्टॉक्स की। सेठी साहब शुरुआत करें, शुरुआत सर बताएं लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल JSW इंफ्रा पे तो मैं हमेशा बुलिश रहा हूं, और मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद और कॉन्फिडेंस आया है। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है जिसमें निवेशित रहना है। बाकी अनिल जी, आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है एक रियल एस्टेट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है अनंतराज इंडस्ट्रीज, जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। 357, 358 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये रियल एस्टेट सेक्टर में है, मेनली रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करती है। कई सारे प्राइम प्रोजेक्ट्स हैं इनके, और गुरुग्राम और NCR में ज्यादा ये डोमिनेंट है, और वहां पे